નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ગુજરાત ફર્સ્ટ અભિગમથી અમલમાં અને અમારી વિશેષ રજૂઆતની સાથે હું છું બંસરી શાહ. ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે આપણે વાત કરીશું કેનેડાના વિઝાની. તો ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ એક એવો પ્રોગ્રામ જેમાં વિઝાને લગતા તમારા પ્રશ્નો અમે સોલ્વ કરતા હોઈએ છીએ. અમારી સાથે એના એક્સપર્ટ જોડાતા હોય છે, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ, અને કેવી રીતે જવાય, કયા વિઝા લેવાય, આ તમામ માહિતી આપણી સાથે શેર કરતા હોય છે. તો આજે આપણી સાથે જોડાયા છે ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ વૈશાલી સિંહ, જે કેનેડાના એક્સપર્ટ છે, અને આજે આપણે મેળવીશું કેનેડાના વિઝાને લગતી महत्वनी माहिती. तो अपने साथ जुड़ा है वैशाली जी, आपका स्वागत है हमारे शो में. कैसे हो? थैंक यू सो मच. मैं बढ़िया, आप बताइए आप बस कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ. अब वैशाली जी, ऐसा है कि लोगों में ना बहुत क्रेज़ है कि भाई हमें फॉरेन जाना है, हमें यूएस जाना है, कनाडा जाना है, वहाँ जाके स्टडी होना है, वहाँ जाके पढ़ने जाना है. लोगों के बहुत अलग अलग परसेप्शंस होते हैं. तो आज हम कनाडा के वीज़ा के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो कनाडा का क्रेज़ लोगों में इतना क्यों है? सी बंसरी, कनाडा मेन अट्रैक्टिंग पॉइंट है फॉर यूथ एंड इंडियन सिटीजन्स. 10 लोगों की बात करें तो 10 में से 8 से 9 कनाडा अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज़ के. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कनाडा में. स्टडी की अगर हम बात करें तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी के लिए कनाडा को प्रेफर करते हैं. और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ फ्री मिलती हैं वहाँ के कैनेडियन सिटीजन्स को और पीआर्स को. और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे. अगर आप बात करो इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. और वहाँ पे कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया. अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ पे 3.8 करोड़ समवेयर अराउंड है. तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कनाडा में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एरिया इतना ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्री है, बट मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे अभी भी कम है. तो अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो आने वाले 10 या 20 सालों तक भी कनाडा का इमिग्रेशन अच्छा चलने वाला है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों कनाडा अट्रैक्शन है, क्योंकि कनाडा का जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत वेलकमिंग है, वेलकमिंग नेचर है कनाडा का. और अगर हम कोविड के दौरान की बात करें तो कोविड के दौरान जो उनका अप्रोच रहा है टुवार्ड्स आवर स्टूडेंट्स, आवर वर्कर्स जो कनाडा में थे उस टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं. बहुत वेलकमिंग वो रहे हैं कोविड में भी, और उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे स्टूडेंट्स की. उनको जब वर्क नहीं मिल पा रहा था तो बहुत उनका फाइनेंशियली भी उन्होंने देखा है. इस वजह से लाइक और क्रेज़ बढ़ गया है कनाडा का आफ्टर कोविड. और जैसे कि मैंने मैन पावर की बात करी, मैन पावर का वहाँ पे जैसे एरिया वाइज लोग कम हैं तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है. और अगर हम इमिग्रेशन प्लान्स की बात करें, लोग जाना तो चाह रहे हैं कनाडा, बट जैसे काफ़ी कंट्रीज़ लोग जाना चाहते हैं, बट कनाडा ही मेन क्यों है, क्योंकि कनाडा का पॉलिसी है वैसा, राइट. सो पॉलिसी भी होना चाहिए, बंदा तो जाना चाहता है. सो अगर हम इमिग्रेशन प्लान की बात करें, कनाडा ने पूरा अपना एक डिफाइंड इमिग्रेशन प्लान बताया है. 2022 से लेके 2024 तक उन्होंने मेंशन कर दिया है. 2022 में वो 4,31,000 अराउंड कैंडिडेट्स बुलाने का टारगेट उन्होंने किया. मोर देन 13 लाख कैंडिडेट्स वो बुलाने वाले हैं 2024 तक. सो अगर हम 2023 की बात करें, समवेयर अराउंड 4.5 लाख उनका टारगेट है. 2024 में 4.5 लाख से भी ज़्यादा का उनका लोगों को बुलाने का टारगेट है. अगर हम सिटीज़ की बात करें, कनाडा एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए भी. बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस वहाँ पे साइट्स हैं. अगर हम सिटीज़ की बात करें, वर्ल्ड की फेमस सिटीज़ वहाँ पे हैं, जैसे कि टोरंटो का बहुत क्रेज़ है लोगों में, ब्रैम्पटन है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबिक में जो है आपका एडमंटन है. सो ये सिटीज़ भी अट्रैक्शन बनती हैं कैंडिडेट को. कल्चर बहुत अच्छा लगता है. और सबसे बड़ी बात, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, लाइक सेफेस्ट है कनाडा. अगर हर तरह की कम्युनिटी वहाँ पे, और बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हमारे वहाँ पे, इंडियंस डायस्पोरा बहुत है. बहुत सारे गुजराती और पंजाबी कम्युनिटी है वहाँ पे. सो कम्युनिटी वाइज भी एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कनाडा एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है कैंडिडेट्स के लिए. बिल्कुल वैशाली जी, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों की हम बात कर रहे हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ घूमना पसंद है, कई लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, जैसे कि विजिटर वीज़ा हो गया. तो हम वीज़ा टाइप्स की बात करें, किस किस टाइप्स के वीज़ा होते हैं कनाडा के लिए?
जी जी, जैसे कैंडिडेट्स आते हैं, उनको कनाडा जाना है, ठीक है, वो बोलते हैं कि हमें किसी भी तरह कनाडा आप भेज दीजिए, उनको एक बार ही जाना है देखने के लिए कि ऐसा कैसे मेरा ग्रोथ हो, क्योंकि इकोनॉमी वाइज काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कनाडा में। सो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जाना तो चाहते हैं कनाडा, बट आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। सो उसमें अगर हम ब्रॉडली देखें, जैसे किसी को यहाँ से इंडिया से कनाडा जाना हो तो उसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, राइट, वो बिना वीज़ा के वहाँ पे जा नहीं सकता है। सो अगर हम वीज़ा कैटेगरीज को ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम दो तरह की कैटेगरीज बोल सकते हैं, टेम्पररी वीज़ास और परमानेंट वीज़ास। टेम्परेरी यानी आप टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। टेम्परेरी आपके माइग्रेट होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप स्टडी विजिटर वीज़ा पे आप वहाँ पे जा रहे हो, विजिट ऑब्लिक टूरिस्ट वीज़ा हम बोल सकते हैं। विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा कौन सा कैंडिडेट ले सकता है, जिसको वहाँ पे किसी अपने रिलेटिव के पास विजिट करने के लिए जाना हो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कनाडा एक टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिज़्म पर्पज़ से वहाँ पे जाना हो। सो विजिटर और कनाडा वीज़ा वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें, दूसरे टाइप ऑफ वीज़ा की बात करें, स्टडी वीज़ास आते हैं। जैसे बहुत सारा हमारा यूथ है, 18 जैसे 12th के बाद कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद कैंडिडेट्स हैं, तो वो कौन से पाथवे में जाएं, राइट। सो 12th आफ्टर ग्रेजुएशन अगर किसी को अपनी फॉरेन स्टडी प्लान करनी है तो उसको स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी परमिट हम जिसको बोलते हैं, वो प्लान करना पड़ता है। तो स्टडी वीज़ा उनके लिए रिक्वायर्ड है। जो इंटरनेशनल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं वो स्टडी वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तीसरी अगर हम कैटेगरी बोलें, वर्क वीज़ा, जिसके लिए सारे कैंडिडेट्स का काफ़ी अट्रैक्शन रहता है कि उनको सबका डिमांड होता है कि उनको वर्क करने के लिए कनाडा जाना है। सो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है कनाडा में जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको जॉब ऑफर दे रहा है, तो आपको वर्क वीज़ा फाइल करना होता है। नो डाउट वर्क वीज़ा का पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, एम्प्लॉयर का फिर गवर्नमेंट के साथ प्रोसेस होता है, आपको वो करना पड़ेगा। वो जब मेनली हम बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो LMIA का जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर को जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वो आपको क्यों हायर कर रहा है। सो LMIA का प्रोसेस हो जाने के बाद आपको वीज़ा फाइल करना पड़ता है, वर्क परमिट। सो वर्क परमिट मेनली अगर आप वर्क पर्पस से जा रहे हो तो आपको करना रहता है। वर्क परमिट के बाद अगर हम बात करें मेनली विजिटर में ही, अगर हम दूसरी कैटेगरी देखें तो बिजनेस विजिटर होता है, राइट। अगर आप बिजनेस पर्पस से वहाँ पे विजिट कर रहे हो तो उसको हम बिजनेस विजिटर वीज़ा बोल सकते हैं। उस कैटेगरी में बिजनेस एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो टेम्परेरी वीज़ाज़ की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी वीज़ा में ये सब कैटेगरीज आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की पे हम जाते हैं। टेम्परेरी वीज़ास तो हो गया, आपको टेम्परेरी वहाँ पे कनाडा में जाना है। अगर आपको परमानेंट विजिट करना है, जैसे मोस्टली कैंडिडेट्स जो वर्क के लिए जाते हैं, जिनको एम्प्लॉयर नहीं मिल पाता है कनाडा में, मेरा ऐसा एडवाइस है कि उनको PR के पाथवेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि PR जब वो गेट कर लेंगे तो उनके पास पूरे वर्किंग राइट्स हो जाएंगे कनाडा के, राइट। PR में मोर देन 50 प्रोग्राम हैं, 50+ प्रोग्राम्स हैं। वैशाली जी, हमने बात की टेम्पररी वीज़ाज़ की, तो उसमें भी जो अप्लाई के लिए उसकी जो एप्लीकेशन है वो सब रहता है, उसमें रिजेक्शन के भी कुछ चांसेस रहते हैं क्या? यस, अगर यही नहीं, टेम्परेरी वीज़ा नहीं, कोई भी आप वीज़ा करते हो 1% रिजेक्शन चांसेस आर देयर। बट हमें तो पहुंचना है कनाडा, हमें तो अवॉइड करने हैं रिजेक्शन रीजंस। तो कई सारे रिजेक्शन रीजंस हो सकते हैं, इसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता, कस्टमाइज्ड रहता है ये सबके लिए। बट मेनली अगर हम बात करें तो जैसे आपको एक अपना कवर लेटर वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है वीज़ा काउंसलर को। सो मेनली आपको वीज़ा काउंसलर को कन्विंस करना होता है कि वो आप कैसे जेन्युइन कैंडिडेट हो। अगर आप टेम्परेरी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप उनके लिए टेम्परेरी कैंडिडेट होने चाहिए। लाइक आप वहाँ पे अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप स्टडी करके वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो कैसे पता लगेगा, तो वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से पता लगेगा। आपको जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना रखना होता है वो बहुत क्लियर रखना होता है, जेन्युइन रखना होता है। सो अगर आपका SOP क्लियर है तो आपके काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं वीज़ा होने के। तो रिजेक्शन रीजंस वन ऑफ द ये हो सकता है कि SOP सही नहीं है कैंडिडेट का। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स अच्छे से नहीं भरे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन नहीं हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। मेनली वो तो आप देखो 1% कैंडिडेट्स का ही होगा, ज़्यादा का तो नहीं होगा। सो मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपके फॉर्म्स के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फाइनेंशियल
तीसरा फैक्टर हो सकता है कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो बट आप अप्रोप्रिएट, अब जैसे स्टडी परमिट जब हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में, उन्होंने फंड का रिक्वायरमेंट नहीं बताया, बट अगर आप लगा दो, क्योंकि रिजेक्शन रीजंस मेनली जनरल एक होता है और दूसरा होता है कि आपका लाइक फाइनेंशियल्स भी वो बताते हैं, तो फाइनेंशियल्स अगर आप पहले से क्लियर कर देते हो, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, वो सब आप अपना अच्छे से बताते हो, तो ये रिजेक्शंस आपकी जो है वो पहले से ही रेक्टिफाई हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने टेम्पररी वीज़ाज़ की बात की, अब हम पीआर जो परमानेंट वीज़ा होते हैं उसके बारे में बात करें, उसमें कितने टाइप्स आते हैं? यस परमानेंट, अगर हम पाथवेज की बात करें, परमानेंट पाथवेज में मोर देन 50 प्रोग्राम्स हैं, बट ब्रॉडली हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फेमस एक्सप्रेस एंट्री है। एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इमिग्रेंट्स के लिए। एक्सप्रेस एंट्री फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, फेडरल गवर्नमेंट यानी कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में 3 कैटेगरीज बेसिकली आती हैं: फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, फॉरेन स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम, फॉरेन स्किल्ड वर्कर एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, राइट। फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम यानी कनाडा के बाहर की जो कंट्रीज के वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी हम इंडियन सिटीजन भी आ गए उसमें, सो उसमें आते हैं फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। फॉरेन स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स यानी स्किल्ड वर्कर नॉर्मल, उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं। जो ट्रेड ऑक्यूपेशंस होती हैं वो फॉरेन स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स में आती हैं, जिनके पास या तो जॉब ऑफर होना चाहिए कनाडा का, या फिर उनका वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी कैनेडियन एक्सपीरियंस एंट्री क्लास, एज इट नेम सजेस्ट कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस हो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर में। सो बेसिकली 3 तरह के प्रोग्राम्स एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मैनेज होते हैं, राइट। अगर हम सेकंड प्रोग्राम की बात करें एक्सप्रेस एंट्री के बाद, तो पीएनपीस आते हैं। पीएनपी यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स एज इट नेम सजेस्ट, प्रोविंसेस, जैसे हम इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, वैसे ही कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और प्रोविंशियल जो हमारी स्टेट्स होती हैं उनको प्रोविंसेस बोलते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री है, वैसे ही बहुत सारे प्रोविंसेस का, लगभग सारे ही प्रोविंसेस का इमिग्रेंट्स बुलाने का अपना अपना सिस्टम है, उसको हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स बोलते हैं। जैसे SINP, सैस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, मैनिटोबा का इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट्स प्रोग्राम्स, सारे प्रोविंसेस का, मैनिटोबा का, ब्रिटिश कोलंबिया का एंड एल्बर्टा का AINP। सो ये सारे प्रोविंसेस का अपना अपना अलग PNP है, और PNP की भी आगे कैटेगरीज हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PNP। नेक्स्ट अगर हम देखें फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स, जैसे कोई पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, वहाँ का सिटीजन हो गया है या PR हो गया है, उसको अपनी फैमिली को बुलाना है, तो वो कौन कौन सी फैमिली को बुला सकता है? वो फैमिली स्पॉन्सरशिप की भी आगे कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। अगर किसी की शादी होती है बाद में PR होने के बाद और उसको अपने स्पाउस को बुलाना है, तो वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में बुला सकता है। पेरेंट्स को बुला सकते हैं पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर, ग्रैंड पेरेंट को बुला सकते हैं ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर। सो फैमिली स्पॉन्सरशिप के बाद अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम्स देखें जो आजकल बहुत क्रेज़ में हैं, जिसके लिए मिसकंसेप्शन भी है कैंडिडेट्स को कि डायरेक्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पायलट प्रोग्राम्स, जिसमें आता है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट एंड रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, अटलांटिक के जो 4 प्रोविंसेस हैं कनाडा के, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रुंसविक, ये चारों प्रोविंसेस को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है ताकि उनके जो कम्युनिटीज़ हैं वो डेवलप हों। पर्टिकुलरली अगर कोई AIPP के थ्रू जाता है कैंडिडेट, तो उसको 2 साल तक वहीं पे रहना होता है उसको डेवलप करने के लिए। सो AIPP और RNIPP दोनों प्रोग्राम में जाने के लिए आपको वहाँ के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर आपका होना चाहिए। RNIPP की अगर हम बात करें, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, एज इट नेम सजेस्ट, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो रूरल एरियाज हैं अलग अलग प्रोविंसेस के, ओंटारियो के, मैनिटोबा के, सैस्कैचुअन के, वो एरियाज़ को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसके लिए भी आपको पहले तो जॉब ऑफर चाहिए वहाँ से, उसके बाद अगर आपका आपको SOP में ये जस्टिफाई करना है
कि आप कम्युनिटी को कैसे इनपुट कर सकते हो और आपको 2 साल तक कम्युनिटी में ही रहना है. सो दिस इज रूरल एंड नर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम. नेक्स्ट वन इज़ केयर गिवर प्रोग्राम, राइट, जो वहाँ पे जैसे होम वर्कर्स होते हैं, चाइल्ड संभालने के लिए, सिक कैंडिडेट्स को, सिक वहाँ पे सिटीजन्स को संभालने के लिए, वो पोजीशन पे जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं या वो पोजीशन के लिए जिनके पास जॉब ऑफर है, वो केयर गिवर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आता है एग्रीकल्चर फूड पायलट प्रोग्राम. जैसे कि कनाडा में हमारे जो इंडियन सिटीजन्स गए हुए हैं मोस्टली एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, और उनका भी जैसे सारी कंट्रीज़ का होता है फार्मिंग इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन, राइट. सो कनाडा में भी फार्मिंग ऑक्यूपेशन काफ़ी प्रेवलेंट है. उसमें लाइक वर्कर्स का उनको कोई घाटा ना आए उसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है. उसमें कुछ एक इंडस्ट्रीज जैसे आपकी फार्मिंग में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी कैटेगरीज आती हैं. जितनी भी हॉर्टिकल्चर एंड दिस वर्मी फार्मा, वो सारी कैटेगरीज के लिए नॉन सीजनल वर्कर्स को बुलाने के लिए ये प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर फूड एंड पायलट प्रोग्राम, राइट. सो मेनली अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया कि जॉब ऑफर स्पेसिफिक प्रोग्राम हो गए 3-4. पहले एक्सप्रेस एंट्री और PNPC हुए जिसमें नॉर्मल बंदा बिना जॉब ऑफर के अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम. अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे है, सेल्फ एम्प्लॉयड में 2 कैटेगरीज आती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स, राइट. कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया में, तो वो कनाडा में PR ले सकता है डायरेक्टली. जैसे कि मोस्टली PR प्रोग्राम्स पॉइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं, वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, बट इट्स ईजी एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स. 100 में से आपको 35 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, जो कि एवरेज बंदे के हो जाते हैं. जैसे कि मैंने बताया 2 कैटेगरी से एलिजिबल हो सकती हैं, कल्चरल एक्टिविटी वाले प्रोफेशंस और एथलेटिक्स वाले प्रोफेशंस, राइट. सो इसमें क्या है, आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह. 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपने 2 साल पे वर्ल्ड लेवल पे काम किया हो कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स में, दूसरा या फिर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो. अगर दोनों में से एक भी चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो येस, इट्स वेरी ईजी, बट इसमें एक कैच है कि आपका इसमें 41 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है. लाइक प्रोसेसिंग टाइम, आप डायरेक्ट फाइल तो लॉन्च कर सकते हैं, बट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 41 मंथ्स. तो अगर आप वेट करने के लिए प्रिपेयर हैं तो ये प्रोग्राम में एडवाइस करूँगी आपको. सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैंडिडेट्स इसमें कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट. आपने बोला वेट कर सकते हैं, मतलब इसमें चांसेस कितने हैं वीज़ा आने के? सी, जैसे कि मैंने बताया आपको, PR की अगर हम बात करें, PR इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो बेसिकली अगर हम टेम्परेरी के साथ कंपेयर करें तो परमानेंट में रिजेक्शन रेशो जो होती है वो कम हो जाती है, बट हमें फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है. चांसेस, अगर आपका प्रोफाइल जेन्युइन है, आपका आपने बीइंग अ वर्ल्ड क्लास अगर आपने शो किया है, तो आपको पूरा सामने शो करना रहेगा कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम आप करके आए थे, उसका पूरा पोर्टफोलियो हमें लगाना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी चूज़ करते हो, राइट, तो उसमें आपको ये दिखाना है कि आपको प्रूफ करना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही थे, आपका आपके अकाउंट में पेमेंट आ रहा है. उसके बाद आपको वीज़ा काउंसलर को कन्विंस करना है कि आपने वहाँ पे जाके भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही होना है. बेसिकली ये प्रोग्राम वो ये नहीं कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके फिर कुछ भी करिए. उनको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन चाहिए अपने आर्ट एंड कल्चर को ग्रो करने के लिए और अपने एथलेटिक्स को ग्रो करने के लिए, स्पोर्ट्स को. बहुत सारी पोजीशंस इसके लिए क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट, एडिटर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बंदे, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स, पेंटर्स और आपके कोरियोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब इसमें होते हैं. परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइव आर्ट्स, टेक्निकल पर्सन्स जो होते हैं, योगा ट्रेनर्स, आपके जिम ट्रेनर्स, राइट, ये सब कैटेगरीज ब्रॉडली. वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं. सो बेसिकली जो वीज़ा प्रोसेसिंग करता है डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है कनाडा के लिए, IRCC है, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा. सो ये है जो पूरा वीज़ा प्रोवाइडिंग का देखता है. सो वेबसाइट जो है www.canada.ca है. सो मेरी रिक्वेस्ट है सारे कैंडिडेट से कि आप पहले तो आपको आपका कैटेगरी क्लियर होना चाहिए.
कि आपको जाना तो है कनाडा, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें एनी हाउ कनाडा भेज दो। सो मैं इस शो के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप पहले वहाँ पे जाके देखें canada.ca, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। पहले तो आप काउंसलिंग लें, फिर आप डिटेल्स को चेक करें और आप अपना सही कैटेगरी जानें, सो दैट कि आप अच्छे से वीज़ा फाइल करके अपना कनाडा विदाउट एनी हर्डल पहुँच सकें। वैशाली जी, फॉरेन तो जाना है पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, और वो उसके लिए एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है कनाडा के लिए, जैसे आइल्स हो गई। तो कई लोगों का ऐसा होता है कि इंग्लिश नहीं आती होती या फिर इतनी अच्छी नहीं आती होती और आइल्स में भी अच्छा स्कोरिंग नहीं आता, फिर भी उनको जाना है, तो ये पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को भी ऐसा लोगों का डिमांड होता है कि हमें विदाउट आइल्स जाना है। अगर हम विदाउट आइल्स की बात करें, आइल्स के तो अल्टरनेटिव्स हैं, बट बिना किसी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जाने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कनाडा जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उनको जेन्युइन कैंडिडेट्स चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखा होगा, आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल्स, यानी लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना, ये चारों मॉड्यूल्स में आपका अच्छा प्रोफिशिएंट लेवल होगा, तो ही आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। आइल्स प्रेफरेबल रहता है कनाडा के लिए, क्योंकि स्टूडेंट में एसडीएस में आइल्स ही एक्सेप्टेबल रहता है। अगर आपको आइल्स में प्रॉब्लम है तो उसमें आप स्टूडेंट के लिए तो और भी ऑप्शंस हैं। पीआर के लिए आइल्स के बिना आप सेल्फ पिप भी कर सकते हैं। चारों मॉड्यूल्स का प्रोफिशिएंसी लेवल इन दोनों एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। और आइल्स में कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड दोनों तरह के ही एग्जाम्स रहते हैं। सेल्फ पिप इज प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बैंड्स लेवल सिर्फ अलग अलग है, पैटर्न सेम ही है। यस, अगर आपको कंप्यूटर ड्रिवन टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है, प्रेफरेबल लगता है, तो आप सेल्फ पिप के लिए भी जा सकते हैं। बट इंग्लिश इज मस्ट। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देयर इज नो एनी पाथवे फॉर कनाडा। बिल्कुल। वैशाली से एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि वीज़ा लगना और वो सब हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा फॉर्म कैसे फिलअप है, उसके ऊपर तो डिपेंड होता ही है। पर जैसे कि हमने अभी बात की स्किल वर्कर के लिए जो वीज़ाज होते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की बात की आपने, तो अप्लाई करने वालों की इतनी भी, वो लोग भी ज़्यादा होंगे, तो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है? जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन कैसे होता है, अब ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50+ प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, हर किसी का स्किल लेवल अलग है, राइट। पहले तो आप अपना स्किल लेवल देखिए कि कौन सा आपका स्किल लेवल है, फिर आप प्रोग्राम सिलेक्ट करिए। प्रोग्राम्स अलग अलग हैं। जैसे नॉर्मल, अगर फॉरेन स्किल्ड वर्कर की बात करें, जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो प्रोग्राम है, राइट। अगर आपका जैसे फॉरेन स्किल्ड वर्कर का क्राइटेरिया होता है, जो उसका जो CRS स्कोर होता है वो हाई जाता है। अगर आप प्रोविंस स्पेसिफिक भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर प्रोविंस में 2 साल तक स्टे करना होता है, तो आप PNP सिलेक्ट करिए। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पाथवे सिलेक्ट करिए। और अगर आपका कोई और स्किल लेवल है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर स्किल लेवल के हिसाब से आपका प्रोग्राम डिसाइड करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम जनरल भी बात करें तो उनका पूरा ऑक्यूपेशन वाइज क्लासिफिकेशन है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट। उसमें आपको आपका ऑक्यूपेशन कोड सिलेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से आपको आपका वीज़ा फाइल करना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा PR। बिल्कुल बिल्कुल। वैशाली जी, हमारा प्रोग्राम इमिग्रेशन एक्सपर्ट में आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी सी डिटेल शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ એક એવું પ્રોગ્રામ કે જેમાં વિઝાને લગતી તમામ માહિતી અમે આપની સાથે શેર કરતા હોઈએ છીએ। આપણી સાથે એક્સપર્ટ પણ જોડાતા હોય છે અને તમારા વિઝાને લગતા પ્રશ્નો જે હોય છે તેનું સોલ્યુશન અમે લાવતા હોય છે। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં પણ મળીશું આવતા રવિવારે આ જ સમયે। મને રજા આપશો। નમસ્કાર।